ओके। तो ये देखिए, स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन, ये हेल्पलाइन नंबर है हमारा जो साल भर रहता है। जिन लोगों ने आइडियल की पेड काउंसलिंग ली है, उन सबके पूरे 5 साल के स्कॉलरशिप के फॉर्म आइडियल टीम ही फिल अप करती है। फिर अगर कोई क्वेरी आती है या फॉर्म रिवर्ट बैक होता है, तो वो उसको हम बताते हैं कि आपका ये क्वेरी आया हुआ है, आपको ये सबमिट करना है। और बहुत बार बहुत सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से ही करते हैं। स्टूडेंट को सिर्फ पीडीएफ भेज देते हैं ताकि स्टूडेंट पढ़ाई में होता है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर कॉलेज अपनी तरफ से करता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज की तरफ से भी कर सकते हैं। तो देखिए, पहली चीज तो डिपेंड करता है स्टे ऑन। देखिए, क्वेश्चन चैट बॉक्स में कोई मत लिखिए, कोई भी मत लिखिए। चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखते बैठने से अच्छा है कि मैं आप सभी को क्वेश्चन हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछने के लिए टाइम दूंगा, बहुत अच्छा खासा टाइम रहेगा। ठीक है। चाहे तो चैट बॉक्स को मैं ब्लॉक ही कर देता हूँ। देखिए, योर आइडेंटिटी इज योर एलिजिबिलिटी, मतलब आपको स्कॉलरशिप किसको मिलेगी। तो आपकी आइडेंटिटी के हिसाब से स्कॉलरशिप इंडिया में डिसाइड की जाती है कि आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, तो उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप होती है। फिर इंडियन स्टूडेंट्स, नेशनलिटी जरूरी है। फिर कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो उस स्टेट की स्कॉलरशिप अलग होती है। फिर जेंडर, मेल फीमेल के लिए। फिर कम्युनिटी, जैसे आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो उसकी स्कॉलरशिप अलग होती है। फिर कास्ट की, जैसे आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, ओबीसी के लिए अलग है, एससी एसटी के लिए अलग है। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी, हैंडीकैप के लिए अलग होती है, ऑर्फन के लिए होती है, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए होती है। तो ये अलग अलग स्टूडेंट की आइडेंटिटी होती है कि आप फिर इसमें एक चीज रह गई कि वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, मतलब डिफेंस में जो शहीद होते हैं, उनके बच्चों के लिए। तो ये स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी होती है। अब पेरेंट्स की आइडेंटिटी क्या होती है कि पेरेंट की इनकम लिमिट, मेन चीज वही होता है कि आपका इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। कहीं पर 4 लाख 6 लाख की भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। फिर उसमें लेबर, अगर आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड लेबर है, जिसको हम महाराष्ट्र में बांधकाम कामगार कहते हैं, तो उसकी अलग होती है। ड्राइवर, बहुत सारे लोग ड्राइविंग करते हैं, तो उन कंपनीज जो है, महिंद्रा है, टाटा है, अशोक लेलैंड है, तो इनके स्कॉलरशिप होती है। फार्मर के लिए अलग से स्कॉलरशिप होती है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए होती है। फिर आपके फादर डेथ है, अलाइव है, उस पर डिपेंड करता है। आर्म फोर्सेस में है तो उसके लिए अलग स्कॉलरशिप। कारपोरेट एम्प्लॉय है तो उसके लिए भी अलग स्कॉलरशिप होती है। और सफाई कर्मचारी भी है। तो देखिए, ये भले आपको थोड़ा सा ऑड लगे, लेकिन जो भी है, आपके माता पिता जो भी काम करते हो, उन्होंने उतनी मेहनत खून पसीने से आपको पढ़ाया लिखाया है। और ये भी सुन लीजिए कि उनकी उस आइडेंटिटी पर आपको स्कॉलरशिप मिलने जा रही है, मतलब यहाँ पर भी उन्हीं का रोल रहेगा। तो ये सबसे जरूरी है। लेकिन पहली चीज आती है आधार कार्ड के इसेंशियल डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड। देखिए, आधार कार्ड पे आप नाम लाइफ में 2 बार ही चेंज करा सकते हैं। उसके बाद में जेंडर लाइफ में 1 ही बार चेंज करा सकते हैं। बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ अगर गलत है तो 1 बार चेंज करा सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड में अब आप एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के लिए आए हैं, एडमिशन मिला है, अब आप व्हाइट कोट पहनकर स्टेथोस्कोप के साथ में फोटो मुझे भेज रहे हो। और जब मैं आपका आधार कार्ड देख रहा हूं तो वही आधार कार्ड पर चाइल्डहुड का फोटो है। अब क्या कहूं मैं आपको कि अभी तक चाइल्डहुड का फोटो आपने चेंज नहीं किया, तो पहले जाके आधार कार्ड को दुरुस्त कराइए। उसके साथ में उसको मोबाइल से कनेक्ट कराइए। आप जो मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल लाइफ टाइम एक ही मोबाइल नंबर रखिए। उसके बाद में आपका बैंक का आधार कार्ड बैंक से भी लिंक होना चाहिए, और उसके साथ में आधार कार्ड आपके मोबाइल से भी लिंक होना चाहिए। आपका जो बैंक अकाउंट जो है, नेशनलाइज बैंक अकाउंट होना चाहिए, और मस्ट लिंक्ड विद आधार एंड मोबाइल, मतलब आपका बैंक अकाउंट आधार से भी लिंक हो और मोबाइल से भी। उसके बगैर आपकी जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगी। नेशनलाइज बैंक में अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बताता हूं। बहुत बार क्या होता है कि आधार लिंक नहीं हो पाता, सर्वर इश्यूज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और बैंक आपको कहता है कि हमने तो आपका लिंक करा दिया, लेकिन लिंक होता नहीं है। तो इस केस में आपको सिंपल ऑप्शन बताता हूं। पोस्ट ऑफिस बैंक, जितने भी पोस्ट ऑफिस है वो ऑलरेडी बैंक बन चुके हैं। एक ही कौन सा कोड होता है, आईएफएससी कोड। तो आईएफएससी कोड एक ही होता है ऑल ओवर इंडिया में, सारे पोस्ट ऑफिस ब्रांचेस का। तो पोस्ट ऑफिस में मात्र 500 रुपए में आपका अकाउंट बनेगा, और वहां पर आप इसी अकाउंट को यूज कीजिए। जनधन योजना का जो अकाउंट है, वो स्कॉलरशिप को बिल्कुल भी यूज ना कीजिए। बहुत सारे बच्चों के, मैं भी एक्चुअली काउंसलर में बाद में बना, पहले से मैं एडमिशन एक्सपर्ट होने से पहले एजुकेशन लोन और स्कॉलरशिप पे जब मैं काम करता था, पूरे महाराष्ट्र के कॉलेजेस में घूमता था, तो उस वक्त मैंने कितने सारे केसेस ऐसे देखे
कि पैसा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, तो उसका बैंक अकाउंट इनएक्टिव है या फिर लिंक नहीं है, तो ऐसे बहुत सारी केसेस होती है। तो अब अगर आपने एक बैंक में अकाउंट निकाला, उसको आधार कार्ड लिंक किया, फिर दूसरे बैंक में निकाला, फिर बाद में आपने आप शिफ्टिंग हो गए तो तीसरे बैंक में निकाला, अब फिर तीनों बैंक आधार से लिंक्ड है, तो आपकी स्कॉलरशिप किस अकाउंट में आएगी, ये पहला क्वेश्चन। तो सबसे लेटेस्ट में आपने जो अपडेट किया, जो लिंक किया हुआ है, वो आपका करंट स्टेट बैंक अकाउंट माना जाएगा और उसमें स्कॉलरशिप आपकी आएगी। क्योंकि दो स्टूडेंट स्कॉलरशिप वहां डिसबर्स दिखा रहा है स्टेटस में और इनको मिली नहीं है, जबकि वो जो रिसेंट में जो अकाउंट निकाला है उसमें चेक ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, फिर इनकम सर्टिफिकेट, ये तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र में तहसीलदार का होता है, अदर स्टेट में अलग लोगों का होता है। तो ये इनकम सर्टिफिकेट के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो लिखे, उस पर हमें बहस नहीं करनी है। इनकम सर्टिफिकेट 3 इयर्स का होना चाहिए, तो उसमें भी एक कंफ्यूजन होता है। लोगों को लगता है कि 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट, तो एक्चुअली वो 1 साल का ही होता है करंट ईयर का, पिछले प्रीवियस 2 इयर्स को उसमें ऐड किया जाता है। तो ये इनकम सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, विदाउट इनकम सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप नहीं मिलती। लेकिन हाँ, अब विदाउट इनकम सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप नहीं मिलते, तो जिनका इनकम 8 लाख से ऊपर है उनको स्कॉलरशिप महाराष्ट्र में कैसे मिल रही है, तो वो उन लोगों को मिल रही है जिनके जिनके पास नॉन क्रिमिनल है। एक जीआर था, जिस जीआर के तहत अगर आपके पास नॉन क्रिमिनल है, नॉन क्रिमिनल मतलब 8 लाख से कम इनकम है, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, भले आपका इनकम 8 लाख से ज्यादा क्यों ना हो। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है। अब आपने इनकम सर्टिफिकेट अभी तो बना दिया, तहसीलदार ऑफिस में जाकर बना दिया, लेकिन ये देखिए, ये जो आपके लिए आपले सरकार है, आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप सर्जरी करोगे, लेकिन आपको रोबोटिक सर्जरी भी तो सीखनी है। तो रोबोटिक सर्जरी में जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, तो उसी तरह यहां पर भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। फॉर्म फिलअप करने से लेके हर चीज के लिए आप काउंसलर पर अगर डिपेंड रहेंगे, तो फिर वो आपके लिए वो गाना सूट हो जाएगा, टेक्नोलॉजी ये मतलब कुछ नहीं आ रहा, ऐसा मत कीजिए। आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमेशा आप लैपटॉप यूज कीजिए, आपका कंप्यूटर यूज कीजिए, मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। अपने सरकार से पोर्टल से आप किसी भी बहुत सारे सर्विसेज जिसमें इनकम सर्टिफिकेट भी होता है, आप प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए मात्र 30-40 रुपए मिलते हैं। डिफरेंस यही है कि तहसीलदार ऑफिस में आपको 1-2 दिन में मिल जाता है, और यहां पर आपको जो है 15 दिन में मिलता है, लेकिन मिल जाता है। ठीक है, अब जो जैसे मैंने कहा कि कास्ट पर ज्यादातर महाराष्ट्र में जो स्कॉलरशिप है वो कास्ट पर बिलोंग करती है कि आप, लेकिन उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट अगर नहीं बन रहा, जैसे ओबीसी के साथ में अब नई कास्ट निकली एसीबीसी, जो मराठा समाज के लिए है, तो एसीबीसी का भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है, और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे ओबीसी के लिए 1967 के पहले का प्रूफ चाहिए, एनटी के लिए 1961 के पहले, एससी कैटेगरी के लिए 1950 और एसटी कैटेगरी के लिए 1950 के पहले का अगर प्रूफ होगा, तभी आपको वो कास्ट का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी। अब कास्ट वैलिडिटी अगर आपके पास नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। बट महाराष्ट्र सरकार ने लास्ट ईयर की तरह इस बार भी आपको 6 महीने का फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है कि अगर आपको पास कास्ट वैलिडिटी नहीं है तो आप कास्ट वैलिडिटी के रिसीट पर अप्लाई कर सकते हैं, और बाद में आपको कास्ट वैलिडिटी प्रोड्यूस करनी है। अब ये कास्ट वैलिडिटी आप लोगों में से किसी की अभी तक नहीं बनी है, तो ऑनलाइन अप्लाई का ये बार्टी की वेबसाइट है, इस पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, और बाद में स्टेटस यहाँ पर चेक करते रहना होता है। ओके, अच्छा, इसमें जिन लोगों ने 12th अभी आप में से घर में किसी के घर में अगर बच्चे 12th में हैं, तो अभी से भी आप बना सकते हैं कास्ट वैलिडिटी। नॉन क्रिमिनल में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि नॉन क्रिमिनल में आपका इनकम प्रीवियस 3 इयर्स का पकड़ा जाता है। तो जो लोग क्लास बी क्लास सी कैटेगरी के में सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस में, तो उनका इनकम जो सैलरी से मिलता है उसको माइनस करके उनको नॉन क्रिमिनल दिया जाता है। तो ऐसे भले फिर आपकी सैलरी ज्यादा भी होगी तो नॉन क्रिमिनल आपको मिलता है, जिससे कि आप कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं। प्रीवियस 2023 तक आपको सिर्फ कैटेगरी का बेनिफिट होता था, फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता था। बट इस बार लास्ट ईयर से जो एक नया जीआर आया, इसमें आपको
दोनों भी बेनिफिट आपको मिलेंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में एक बात ध्यान में रखिए कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल का अलग, स्टेट का अलग है। वो यहाँ पर जब ये सारे डॉक्यूमेंट स्कॉलरशिप के लिए लगते हैं, उसके बगैर आपको स्कॉलरशिप मिलती नहीं है, क्योंकि आपको जब सीट अलॉट होती है तो उसमें अलॉटेड कोटा लिखा होता है। अगर ईडब्ल्यूएस से अलॉट हुई है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, सेंट्रल का भी होना चाहिए अगर सेंट्रल की स्कॉलरशिप को अप्लाई कर रहे हैं, स्टेट का होना चाहिए अगर स्टेट की स्कॉलरशिप को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये ईडब्ल्यूएस का एक है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है और आपको ओपन से सीट मिली है तो आप ईबीसी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब और दूसरे जो डॉक्यूमेंट हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है, डोमिसाइल, प्रीवियस मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट, टीसी, गैप सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, हिल एरिया वगैरह, ऑर्फन, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, और सारे एकेडमिक रिकॉर्ड। तो ये सारे चीजें आप चाहे तो स्क्रीनशॉट शायद इस ऐप पर निकलता नहीं, मैं ग्रुप पर भेज दूंगा, और ये पीपीटी भी ग्रुप पर भेज दूंगा। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट आपने रखना है, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो होते हैं पोस्ट एडमिशन, क्योंकि अभी आप लोगों का सबका एडमिशन हो चुका है, अब किसी का होने जा रहा है, तो आपके पास ये 8 डॉक्यूमेंट जरूरी है। एडमिशन प्रूफ मतलब जो कैप आईडी, अलॉटमेंट लेटर आप कह सकते हैं। कहीं पर कर्नाटक में अगर आपका एडमिशन है तो एडमिशन ऑर्डर उसको कहा जाता है। सीईटी सेल से हुआ है तो कैप आईडी कहते हैं, या फिर अलॉटमेंट लेटर भी। फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कब मिलेगा? जब आप कॉलेज रिपोर्टिंग करोगे, ज्वाइनिंग करोगे, तब आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज से लेना है, एजुकेशन लोन के लिए भी और स्कॉलरशिप के लिए। फिर फी रिसीट आपके पास तो होती है क्योंकि आपने पेमेंट किया हुआ है। फी स्ट्रक्चर ईयर वाइज, अगर आप एजुकेशन लोन लेने जा रहे हैं तो आपको ईयर वाइज फी स्ट्रक्चर चाहिए। फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। और अगर आप हॉस्टल मेस भी एजुकेशन लोन पर करना चाह रहे हैं तो आपके फी स्ट्रक्चर में वो मेंशन होना चाहिए। आप हॉस्टल में इसका अलग से मत दीजिए, उसी में मेंशन करा लीजिए। फिर हॉस्टल में अगर आप रहते तो उसका प्रूफ होना चाहिए। अब बहुत जगह पर क्या होता है कि एक स्कॉलरशिप है जो हॉस्टल की ओपन कैटेगरी के लिए होती है, पंजाब राव देशमुख, तो उसमें क्या होता है कि आप हॉस्टल में तो नहीं रह रहे, आप पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते, तो उसका कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। अगर आप अब्रॉड की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पासपोर्ट, वीजा वो होना चाहिए। अब अल्प भूधारक मतलब जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उसके लिए एक अल्प भूधारक दाखला आता है, उसके लिए भी स्कॉलरशिप है। और रजिस्टर्ड लेबर कार्ड मतलब बांधकाम कामगार कार्ड अगर किसी के पास है तो उसके लिए यहाँ पर भी स्कॉलरशिप है। और बांधकाम कामगार कल्याण मंडल जो है उसमें भी आपको पर ईयर 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप आपको मिलती है। तो स्कॉलरशिप के प्रकार, सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप जो महाडीबीटी पोर्टल पर आपको अप्लाई करनी है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो एनएसपी पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये इस पर आपको अप्लाई करनी है। और प्राइवेट स्कॉलरशिप जो होती है तो विविध एनजीओज, कंपनीज की तरफ से स्कॉलरशिप अप्लाई की जाती है, और वो स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा पैमाने पर होते हैं। कारपोरेट स्कॉलरशिप भी आप उसको कह सकते हैं, कारपोरेट जगत की तरफ से दी जाती है। सीएसआर फंडिंग स्कॉलरशिप भी होती है। और उसके बाद में अब्रॉड स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी। तो इसमें से एक बात ध्यान में रखिए, जब आपको एडमिशन के टाइम पर स्कॉलरशिप का बेनिफिट दिया गया है, जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज की फीस 10 लाख रुपीस है और आपको 50% स्कॉलरशिप ईबीसी की मिल गई, मतलब 5 लाख रुपए आपको डिस्काउंट मिला स्कॉलरशिप। अब आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तभी कॉलेज को 5 लाख मिलेंगे, और अगर आपने फिलअप नहीं किया तो 5 लाख रुपए कॉलेज को नहीं मिलेंगे, तो आपको 5 लाख देने पड़ेंगे। अब आपने फॉर्म फिलअप किया, कॉलेज को 5 लाख मिल गए, आपका भी एडमिशन 5 लाख में हो गया, तो फिर उसके बाद में आप दूसरी स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आप ईबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इसमें से कोई एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हैं। बाकी अप्लाई आप सभी के लिए कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप की अमाउंट जो डिपेंड होती है वो होती है कि आपकी ट्यूशन फी कितनी है। अब जैसे ट्यूशन फी 10 लाख है और उस पर 10% डेवलपमेंट फीस है, मतलब वो हो गया 1 लाख रुपए, तो 11 लाख हो गया। फिर उसके बाद में फिर एडमिशन फीस, फिर कॉशन मनी, डिपॉजिट, फिर और भी बहुत सारा लैबोरेटरी चार्जेस, जिम खाना, तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाता स्कॉलरशिप में, खाली ट्यूशन फीस। तो ये महाडीबीटी स्कॉलरशिप के पोर्टल महाडीबीटी mahaiti.gov.in ये वेबसाइट है। ये किसके लिए है? महाराष्ट्र के सारे स्टूडेंट को महाराष्ट्र के कॉलेज में सीईटी सेल्स के से अगर एडमिशन होता है, मतलब मेरिट बेस एडमिशन होता है, तो ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है। आईक्यू कोटा, एनआरआई कोटा से स्कॉलरशिप कोई नहीं मिलती।
इवन डीम कॉलेज के लिए भी स्कॉलरशिप लागू है, उसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आप अदर स्टेट में अगर आपका एडमिशन मिला है तो आपको वहां पर भी स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन वो कौन से कॉलेज, या तो गवर्नमेंट कॉलेज या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। अगर आपको अदर स्टेट में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिला है तो वहां पर आपको महाराष्ट्र की कोई स्कॉलरशिप लागू नहीं है। नेशनल स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है उसकी वेबसाइट है NSP scholarship.gov.in, ठीक है। अब जो प्राइवेट स्कॉलरशिप है उसका पोर्टल अलग है। इसमें दो आते हैं, एक होता है buddyforstudy.com और दूसरा होता है vidyasarathi.com.co.in। यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, आपका जो कुछ इंफॉर्मेशन है सब कुछ उसमें लिखना होता है, और उसके बाद में फिर आपको आप अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन होता है, और फिर उसके बाद में वो अमाउंट आती है। तो इसमें बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं, आगे हम देखेंगे। अब ये स्कॉलरशिप आपके लिए नहीं है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको 10th में 90% अबव मिले थे, 10 में 90% मार्क्स मिले थे, लेकिन आपने ये स्कॉलरशिप को अप्लाई किया क्या? नहीं किया होगा। तो अगर करते तो आपको 50,000 रुपीज मिलते। तो अभी चलिए ठीक है, आपको नहीं मिले तो आपके घर में अगर कोई होगा तो उसके लिए, अगर उसको 90% अबव मार्क्स मिले हैं और वो नीट जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए इस वेबसाइट पे जाइए medlilab.com पर, और वहां से आप एक फॉर्म होता है, PDF में है, उसको डाउनलोड कीजिए, फिलअप कीजिए और कुरियर करना। यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता है, क्योंकि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था 3-4 साल पहले, उसके बाद से स्कॉलरशिप बहुत ही बूस्ट हो गई। अब उन्होंने फोन नहीं बंद कर दिए, वो जितने भी एप्लीकेशन आते हैं उसमें से एक 50% एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब्रॉड के लिए अगर आप जाते हैं फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है ascholarship.com, और एक प्लेटफॉर्म है vmakescholars.com। तो ये दोनों स्कॉलरशिप के लिए आप जब भी अप्लाई करेंगे तो वहां पर बहुत सारे स्कीम्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं, और आप उस स्कीम के तहत अप्लाई करके स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा स्कॉलरशिप का हेल्पलाइन नंबर है और टेलीग्राम का। तो अगर आप में से जितने लोगों ने सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते, व्हाट्सएप पर होता क्या है कि जिस दिन आप जुड़ते हैं उसके बाद से आप देख पाते हैं, पिछला कुछ नहीं देख पाते। तो इसलिए मैं 1 मिनट का पॉज लेता हूं, आप में से सारे लोग अपने मोबाइल से इसको स्कैन करके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। तब तक मैं पानी भी पी लेता हूं। ओके, सबने ज्वाइन किया होगा ऐसी उम्मीद है मुझे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले गर्ल्स के लिए जो 100% फी वापसी की, जो उसको कहते हैं रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फी फॉर गर्ल्स अंडर राजश्री छत्रपति शाहू महाराज ट्यूशन फी स्कॉलरशिप स्कीम, जिसमें 100% ट्यूशन फी प्लस एग्जाम फी आपकी वापस आती है। तो इसके लिए ये सिर्फ प्रोफेशनली कोर्सेज के लिए जिसमें आपने एडमिशन लिया है या लेने वाले हो, MBBS, BDS, BMS सभी आयुष कोर्सेज के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए, लेकिन सिर्फ गर्ल्स के लिए, महाराष्ट्र के गर्ल्स के लिए डोमासल महाराष्ट्र का होना चाहिए, एडमिशन CET सेल से होना चाहिए, मेरिट बेस एडमिशन होना चाहिए। तो इसमें आपको, और इनकम भी आपका 8 लाख से कम होना चाहिए। लेकिन अगर आपका इनकम 8 लाख से ज्यादा है और आपके पास नॉन क्रिमिनल है, तो ये इसकी भी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, जिसमें ट्यूशन फी वगैरह आपका पूरा भी माफ हो जाता है। जैसे कि अभी एडमिशन के टाइम पर MBBS में सिर्फ आपको डेवलपमेंट फीस भरकर एडमिशन मिला है, अब फॉर्म फिलअप करोगे ये ट्यूशन फीस कॉलेज को मिलेगी। और अगर आप कॉलेज ने अगर आपसे पूरा पैसा लिया, जैसे आयुष के केस में हुआ है, तो इस सूरत में आपको स्कॉलरशिप के अमाउंट भरने के बाद में
फॉर्म भरने के बाद में आपको ट्यूशन फी 2 इंस्टॉलमेंट में आएगी, पहला इंस्टॉलमेंट और दूसरा इंस्टॉलमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में ईबीसी स्कॉलरशिप आती है, राजश्री छत्रपति शाहू महाराज ईबीसी स्कॉलरशिप, जिसमें 50% फी रिम्बर्समेंट। ये सारे ईडब्ल्यूएस और स्टूडेंट और ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट जिनका इनकम 8 लाख से कम है, इनके लिए होती है। और यही स्कॉलरशिप फिर एससीबीसी स्टूडेंट को होगी, अदर स्टूडेंट को भी होगी, ओबीसी स्टूडेंट को भी होगी। तो उसको ईबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए 50% बॉयज के लिए होता है और गर्ल्स के लिए 100% होता है। अब जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता स्कॉलरशिप होती है, जिसमें आपको, अगर आप अल्पभूधारक या फिर आपके पास आपके पेरेंट में कोई बांधकाम कामगार है तो आपको 30,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी पर ईयर। हॉस्टल भत्ता, ये भत्ता है, तो ये एक साथ, जैसे मैंने कहा कि 2 स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या ईबीसी कैटेगरी से, तो आप इस स्कॉलरशिप को भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको वो भी मिलेगी और ये भी मिलेगी। और अगर आपके पास बांधकाम कामगार कार्ड नहीं है और अल्पभूधारक दाखला भी नहीं है तो आपको 10,000 मिलेगी, और ये सभी जनरल कैटेगरी के सारे स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बाद में ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए गर्ल्स के लिए जैसे 100% है, तो यहाँ पर सभी के लिए 50% है। तो इसमें आपको ट्यूशन फीस आधी हो जाती है, एग्जामिनेशन फीस आधी हो जाती है, और साथ में आपको मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है 900 से 1900। अब ये भी बढ़ चुका है, 4250 तक का डे स्कॉलर के लिए है। तो ये स्टूडेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए और सारे स्टेट के सारे कॉलेजेस के लिए लागू होता है। फिर एससी एसटी एनटी स्कॉलरशिप, देखिए तो इसमें क्या होता है, 100% एससी एसटी और एनटी, इनको 100% फी रिम्बर्समेंट होता है, ट्यूशन फी, एग्जामिनेशन फी, और साथ में मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है। लेकिन कुछ जगह पर एनटी कैटेगरी को डेवलपमेंट फीस पे करनी होती है, अदरवाइज बाकी सब आपके लिए माफ है। यहाँ पर इनकम 2.5 लाख लिखा हुआ है, बट एक्चुअली इसके लिए भी 8 लाख का इनकम हो चुका है। फिर महाडीबीटी की माइनॉरिटी में कौन आता है, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख और पारसी, ये 6 कम्युनिटी माइनॉरिटी में आते हैं। तो आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50,000 पर ईयर की स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन अब देखिए, अगर आपने बीएमएस में एडमिशन लिया, उस कॉलेज की फीस 80,000 है, फीस 80,000 है, तो आपको ईबीसी में से कितना मिलेगा, 40,000 मिलेगा, और लेकिन माइनॉरिटी से कितना मिलेगा, 50,000। तो यहाँ पर आपको माइनॉरिटी का बेनिफिट है। लेकिन अगर आपकी कॉलेज की फीस आयुष की 2 लाख रुपए है या एमबीबीएस के 5 लाख है, तो वहां आपको ईबीसी ओबीसी में आधी हो जाएगी, 2 लाख का 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख का बेनिफिट। और अगर माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप लोगे तो 50,000 का, तो बेनिफिट कहाँ ज्यादा है, उधर ज्यादा है, तो यहाँ पर आपने उधर लेना है। ये एक्चुअली 50,000 का मैक्सिमम इंजीनियरिंग के लिए या फिर बाकी कोर्सेज के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए ठीक है। टीएफडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप अपने इसमें मेडिकल फील्ड में नहीं होती है, ये एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मतलब इंजीनियरिंग के लिए है, ठीक है। अब देखिए 2 इंस्टॉलमेंट में स्कॉलरशिप आती है, तो उसमें पहला इंस्टॉलमेंट आपको 3 महीने 4 महीने में आ जाएगा। पहले आपका जब जो भी आप फॉर्म फिलअप करते हो तो पहले क्लार्क, कॉलेज क्लार्क से आगे आता है, उसके लिखा होता है कि कॉलेज फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल, देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल कॉलेज क्लार्क, ये सबसे पहले आएगा। फिर कॉलेज प्रिंसिपल से अप्रूव होगा, फिर डिपार्टमेंट ऑफ जॉइंट डायरेक्टर से अप्रूव होगा, फिर उसके बाद में पहला इंस्टॉलमेंट आपका आ जाएगा। पहला इंस्टॉलमेंट आने के बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट के लिए जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन रिवोल्ट, यहाँ पर कॉलेज प्रिंसिपल ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए फॉरवर्ड किया, लेकिन एप्लीकेशन रिवोल्ट हुआ। क्यों रिवोल्ट हुआ, कि लेस देन 75% अटेंडेंस, तो आपका अटेंडेंस 75% से कम होगा तो आपका स्कॉलरशिप का सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा। इस चीज को ध्यान में रखें, अटेंडेंस कॉलेज इन कॉलेज मस्ट बी मोर देन 75%, इसलिए अटेंडेंस जरूरी है। एक तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, प्लस आपको फाइन कॉलेज लगाएगा, वो अलग चीज है। फिर ये स्टेट के हो गए, अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम की स्कॉलरशिप है, तो इसमें भी आपको अप टू 1.5 लाख की स्कॉलरशिप होती है, लेकिन आप एक साथ में सेंट्रल और स्टेट दोनों स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए महाराष्ट्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए सबसे बेस्ट है कि महाराष्ट्र की महाडीबीटी स्कॉलरशिप को अप्लाई करना। लेकिन
अगर आप महाराष्ट्र के बाहर के कॉलेजेस को, प्राइवेट कॉलेजेस को अप्लाई करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो तब आप सेंट्रल की स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो सेंट्रल की अलग अलग स्कॉलरशिप होती है, जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फिर मेरिट कम मीन्स ये माइनॉरिटी के लिए होती है, ये 25,000 की होती है, हॉस्टलर्स के लिए 30,000 की होती है। फिर ये सारे स्कॉलरशिप का रेट जो डिसाइड होता है वो पर एनम होता है। तो जैसे जो भी यहाँ पर एक बात देखिए, 20,000 पर एनम सब्जेक्ट टू एक्चुअल विच एवर इज लेस, जो कम होगा, फिर इसमें मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है। तो डे स्कॉलर और हॉस्टेलर ये अलग अलग है। फिर डिसेबिलिटीज जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनके लिए अलग स्कॉलरशिप, उनके लिए तो पूरी फीस माफ होती है एक्चुअली, लेकिन अभी जिन्होंने पीडब्ल्यूडी से एडमिशन लिया उनके पास से पूरी फीस ली गई, तो अब जब वो फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनके लिए 2,60,000 रुपीज तक की स्कॉलरशिप होती है। तो जो भी आपकी फीस रहेगी वो पूरी इसमें रिकवर हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर पीजी इंदिरा सिंगल गर्ल चाइल्ड, देखिए नीट का फॉर्म आप भरते तो सिंगल गर्ल चाइल्ड लिखा होता है, तो लोग पूछते कि सर सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए तो एक मेडिकल फील्ड के लिए तो अभी फिलहाल तो नहीं है, बट पीजी कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। फिर प्रगति स्कॉलरशिप, ये भी इंजीनियरिंग के लिए है। सक्षम स्कॉलरशिप, ये भी टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा के लिए है। लेकिन सोनाथ स्कॉलरशिप ये उन बच्चों के लिए जिनके फादर और बोथ पेरेंट डाइड ड्यू टू कोविड-19, जिसका कोविड में निधन हुआ है, ऐसे माता पिता के बच्चे, या फिर जो अनाथ है, या फिर वार्ड्स ऑफ आर्म फोर्सेस एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टरेड इन एक्शन, जो शहीद हुए हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप 50,000 की होती है। ये स्कॉलरशिप अलग से आपको मिलती है। फिर प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप फॉर आरपीएफ, आरपीएसएफ, ये भी सोल्जर से रिगार्डिंग होता है। अब बहुत बार क्या होता है कि स्कॉलरशिप में आपका कॉलेज का नाम, जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो कॉलेज का नाम ही लिखा नहीं होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है फिर, तो उस वक्त आपको कॉलेज को कहना है कि आप अपना कॉलेज को मेंशन कराइए महाडीबीटी पोर्टल पर। तो वो जब तक महाडीबीटी पोर्टल पे एनरोल नहीं होंगे तब तक आपको स्कॉलरशिप को आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इस रिगार्डिंग में मैंने 5 साल पहले मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद में हमने एक आंदोलन भी किया था आजाद मैदान में। उस वक्त तो मुझे अच्छी तरह से 1732 इंस्टीट्यूट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को महाडीबीटी पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं कराया था, और जब वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उन बच्चों को स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही थी। अब हम जैसे बिजनेसमैन जो टैक्स पे करते हैं वही आपको स्कॉलरशिप, या आप भी टैक्स पे करते हैं तो स्कॉलरशिप आपको आती है, तो वो स्कॉलरशिप आपको, आपका हक है, तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, कॉलेज को बताना पड़ेगा कि आप अपने आप को महाडीबीटी पोर्टल पे, ऑब्वियसली महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस है महाडीबीटी पे रजिस्टर्ड है। अब जो नए कॉलेजेस है वो भी रजिस्टर्ड होंगे, नहीं होंगे तो आपको करना पड़ेगा। अब फिर प्राइवेट स्कॉलरशिप, तो देखिए प्राइवेट स्कॉलरशिप बडी फॉर स्टडी पे आप सिर्फ टाइप करेंगे, वहां पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप, जैसे कॉलेज बोर्ड 90% फी वेवर प्रोग्राम, लोरेल इंडिया, फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ स्कूल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, रांची काइंड सर्कल स्कॉलरशिप, ऐसे बहुत सारे। अभी यहाँ पर देखिए, आज अगर आप जाएंगे तो लाइव स्कॉलरशिप में 273 स्कॉलरशिप आपको दिखेंगे। फिर अपकमिंग स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप आगे आने वाले वो भी आपको दिखाएंगे। ऑलवेज ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो भी स्कॉलरशिप आपको देखने मिल जाएंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं ये इसको लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा। फिर vidyasarathi.co.in, ये उसकी वेबसाइट है, इस पर भी आप स्कॉलरशिप में जब ब्राउज करेंगे, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, ब्राउज अवेलेबल स्कीम, जब ब्राउज करेंगे तो आपको आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है वो दिखाएगा। आप सारे के सारे स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये इस तरह से, जैसे सेंसोडाइन टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं उसकी स्कॉलरशिप है। फिर उसके बाद लेग्रान एम्प्लॉइंग स्कॉलरशिप, ये 22-23 का है लेकिन अभी है। तो ऐसे बहुत सारे प्राइवेट स्कॉलरशिप है। देखिए एचडीएफसी बैंक, सेंसोडाइन, लोरेल, इंडियन, अभी इसमें से कितने प्रोडक्ट आप यूज करते हैं? लॉरेल के तो प्रोडक्ट्स गर्ल्स कैंडिडेट तो बहुत सारे स्कॉलर इस्तेमाल करते हैं। सिस्का के बल्ब हम करते हैं, सिस्का स्कॉलरशिप, टाटा ट्रस्ट स्कॉलरशिप, डॉक्टर रेड्डी, पैगो शिक्षा से समृद्धि, ये जो जिनके पास रिक्शा होती है पैगो कंपनी की, उनके बच्चों के लिए एमआई स्कॉलरशिप, एमआई का मोबाइल आप शाओमी का यूज करते हैं तो टिमकेन स्कॉलरशिप, कीप इंडिया स्माइलिंग, एमआईसीटी, बहुत सारे स्कॉलरशिप है। मैं इतना ये बताऊं, फेयर एंड लवली अब क्या बना है, वो ग्लो एंड लवली बना है, पता है ना। तो मैं हमेशा कहता हूं कि फेयर एंड लवली बहुत यूज की जाती थी, अभी बहुत सारे प्रोडक्ट आए हैं अब नए जनरेशन के। तो हमारे जनरेशन में
हम बॉयज भी इस्तेमाल करते थे, कोई शर्म की बात नहीं कहने की, लेकिन क्यों इस्तेमाल करते थे? गोरे होने के लिए। मैं तो कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर मुझे एक सर ने कहा कि अगर सही में फेयर एंड लवली से गोरे होते थे, फेयरनेस आती थी, तो किसी ने केस भी किया, तो इस वजह से वो फेयर एंड लवली को चेंज करके ग्लो एंड लवली किया गया। तो हमारे एक सर ने कहा कि अगर फेयर एंड लवली से कोई गोरा होता, फेयर होता, तो इसके पूरे कंटेनर भरकर साउथ अफ्रीका जाते, वेस्ट इंडीज जाते, कि जहां पर लोग काले होते हैं तो फेयर एंड लवली से गोरे हो जाते थे। तो ऐसा होता नहीं है। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट है, उसकी एडवर्टाइजमेंट का एक फंडा होता है। तो ये ग्लो आने के लिए जितने भी आप फेयर एंड लवली इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, लेकिन उसकी स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं करते, जबकि करना चाहिए आपको। फिर जो अब्रॉड जाना चाहते हैं या अब्रॉड जा रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारे स्कॉलरशिप होते हैं। फिर ये यूके की स्कॉलरशिप है, फिर स्टेट कैम्ब्रिज की स्कॉलरशिप है, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड इसकी स्कॉलरशिप, एम्स्टर्डम की स्कॉलरशिप है। ये सारे स्कॉलरशिप आपको उनके वेबसाइट पर मिलेंगे, वहां पर फुल्ली फंडेड होता है। देखिए, इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है जस्ट स्कॉलरशिप और एक होता है फुल्ली फंडेड। फुल्ली फंडेड में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप में जो है, आप जितने भी एक्सपेंसेस है आपके, मतलब आप यहाँ से इंडिया से जापान ट्रैवल कर रहे हैं, तो इंडिया से जापान का एयर फेयर, फिर उसके बाद में वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, फिर आप का अकोमोडेशन, फिर उसके बाद में आपका मेस फूड चार्जेस, प्लस आपके लॉन्ड्री चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। तो ये सारे चार्जेस के मिला के स्कॉलरशिप होती है, लेकिन ये सभी को नहीं मिलती। इसकी एग्जाम होती है, वो एग्जाम प्रॉपर टाइम पर आपको देनी होती है। अब बात करते हैं अनसेक्योर्ड एजुकेशन लोन। ठीक है, अब पहली चीज है लोन। लोन किसको? एजुकेशन लोन और अदर बाकी सारे लोन में डिफरेंस क्या है? तो आप देख लीजिए, आप कोई भी लोन लीजिए, कार लोन, बाइक लोन, मोबाइल लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, कोई भी लोन लीजिए, आपको नेक्स्ट मंथ से उसका ईएमआई आपको पे करना होता है, राइट? अगले महीने से आपका ईएमआई। एजुकेशन लोन ही एक ऐसा लोन है कि जिसमें मोरेटोरियम पीरियड हॉलीडे पे चला जाता है। मतलब इसका ये होता है कि आप लोन तो लेते हैं, लेकिन आपका ईएमआई स्टार्ट होता है आपका कोर्स कंप्लीट होने के 6 महीने के बाद में। अब उसमें बहुत सारे लोगों की गलतफहमी है कि कोर्स कंप्लीट होने के 6 महीने बाद, या फिर नौकरी अगर आपको जॉब लगता है तो उसमें से जो पहले होगा, तो मान लीजिए आपको 1 महीने में जॉब लग गया तो आपका वहीं से ईएमआई शुरू हो जाएगा, लेकिन कोई देखने नहीं आता, इसलिए सबके 6 महीने के बाद में। अब कुछ स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग के, जो मैंने एजुकेशन लोन करा के दिए थे, अभी तक रीपे नहीं करते हैं, और तो वो पूछते हैं कि सर हमको जॉब ही नहीं लगा, तो हम रीपे कहाँ से करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं होता, जॉब लगे या ना लगे आपको करना होता है। तो अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन में आपका डोमेस्टिक स्टडी लोन स्कीम एक आती है, अब्रॉड लोन स्कीम आती है, लेकिन अब्रॉड लोन में आपको 150 टॉप यूनिवर्सिटीज में ही आपको मिलता है। एजुकेशन लोन जो मिलता है वो आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, अब 150 की जगह अभी टॉप 200 यूनिवर्सिटी में अगर वो यूनिवर्सिटी का नाम है, तो आपको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंडिया में जो लोन मिलते हैं नेशनलाइज बैंक से, ये कैटेगरी वाइज होते हैं। मतलब अगर आपका कॉलेज किस रैंकिंग में आता है, डबल ए रैंकिंग में आता है, या ए कैटेगरी में आता है, या बी कैटेगरी में आता है, तो अगर आपके मोस्टली अपने महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस हैं सी कैटेगरी में आते हैं, इंजीनियरिंग के हो, आयुष के हो, तो वहां पर आपको 7.5 लाख मिलता है अनसिक्योर्ड, मतलब आपको कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं देनी है। ए और बी कैटेगरी अगर होगा कॉलेज, जैसे कि बहुत सारे मेरे कॉलेजेस हैं जिनका ए और बी कैटेगरी, तो 20 लाख रुपीस। लेकिन वही अगर डबल ए कैटेगरी आता है तो 40 लाख रुपीस तक का, जैसे अगर आप बीजे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो 40 लाख का एजुकेशन लोन मिलेगा, लेकिन बीजे मेडिकल कॉलेज की फीस ही कहाँ है? तो ये ज्यादातर आईआईटीज, आईएम, वेल नोन इंस्टीट्यूट जो है उसमें होता है 40 लाख का। बाकी फिर डीवाई पाटिल वगैरह इसे इसमें भी मिल जाता है। तो इसके लिए सिविल स्कोर बहुत जरूरी है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। आपके पेरेंट्स को एप्लीकेंट माना जाता है, और मिनिमम फर्स्ट क्लास कंपलसरी होता है सारे एकेडमिक में, और एज पर फीस स्ट्रक्चर, मतलब आपका जो फीस स्ट्रक्चर है, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट अगर 10 लाख की है तो 10 लाख का एजुकेशन लोन मिलेगा। आप उसमें लिखेंगे लैपटॉप 1 लाख रुपए का, मोबाइल 2 लाख रुपए का, 1 लाख का गैलेक्सी S25 अल्ट्रा आपने डाल दिया, तो वो नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ सिविल स्कोर के हिसाब से और जो फीस स्ट्रक्चर है। अब सिविल स्कोर स्टूडेंट का खराब कहाँ होता है वो समझ लीजिए। आप जो बजाज अलायंस या बजाज फाइनेंस से जो मोबाइल ईएमआई में लेते हैं, आपका एक भी ईएमआई
मिस हो जाता है तो आपका सिबिल स्कोर खराब होता है और आपका पैन कार्ड पर सिबिल स्कोर कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से आपको लोन में दिक्कत आ जाती है। तो ये 7.5 लाख का जो लोन है विदाउट गारंटर जो मिलता है वो सभी स्टूडेंट्स को मिलता है। इसके लिए विद्या लक्ष्मी .co.in ये पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसमें बैंक लोन डोमेस्टिक को 15 लाख तक का भी कहा गया है अभी, लेकिन 7.5 लाख तक ही मिलता है। कुछ कुछ जगह पे 10 लाख रुपीस तक का मिलता है। इसके लिए कोई गारंटी की जरूरत नहीं होती है। आप 3 बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। आपने एक ही बैंक सिलेक्ट करनी है, वो भी उस बैंक को जाकर पहले पूछना है कि सर मैं अप्लाई कर रहा हूँ आपके बैंक में, मेरा अकाउंट है तो मेरा ये ट्रांजैक्शन है, नहीं है तो भी बताइए कि मैं आपके आपके बैंक मेरे घर से नजदीक है और मेरा आपके बैंक में अकाउंट नहीं है, बट एजुकेशन लोन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो अकाउंट निकालो या मत निकालो। अगर वो हाँ बोल दे तो अकाउंट निकालिए, फिर उसके बाद में अप्लाई कीजिए। तो ये कोलैटरल सिक्योरिटी इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन 7.5 लाख से ज्यादा का अगर आपको चाहिए तो फिर आपको कोलैटरल सिक्योरिटी या फिर गारंटर, सर्विस गारंटर देना पड़ता है। कोलैटरल सिक्योरिटी मींस आप फ्लैट दे सकते हैं, आपका घर मॉर्गेज करा सकते हैं, या फिर कोई खेत आपके पास है, या फिर नॉन एने प्लॉट जिसको कहते हैं, प्लॉट अगर आपके पास है तो उसकी जो कुछ वैल्यूएशन होती है, मान लीजिए आपके प्लॉट की, फ्लैट की या बंगलो की, मकान की, खेती की वैल्यूएशन 40 लाख है, तो इसके 80% मतलब 32 लाख रुपीस तक का एजुकेशन लोन आपको मिलता है। अब क्या हो रहा है कि पहले एमबीबीएस के लिए फॉरेन लोन मिलता था, बट जब से रशिया का कंसेप्ट शुरू हुआ और तब भी मिल रहा था, बट जब यूक्रेन की अब प्रॉब्लम आ गया तो यूक्रेन के वक्त फिर सारे बैंक वाले सावधान हो गए कि नहीं भाई, हमें पैसा नहीं अड़काना है। क्यों, रीजन क्या है? अगर मैं बैंक वाला हूं तो मैं ये सोचूंगा, प्राइवेट बैंक वाले भी, कि मैं अगर किसी को 10 लाख रुपए दे रहा हूं तो उसका ईएमआई अगले महीने से आ रहा है, और एजुकेशन लोन में अगर मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूं तो वो उसका पहला ईएमआई आएगा 5 साल के बाद में। तो दोनों तरफ इंटरेस्टेड उतना ही है। यहाँ मुझे 5 साल में पेमेंट रिपे हो रहा है, एजुकेशन लोन में 10 साल के बाद में, तो वो रिस्क क्यों उठाओ? तो बैंक वाले थोड़ा सा, हालांकि मैं आपको क्लियरली बता दूं, विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन के लिए ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टूडेंट का आईडी प्रूफ, एज प्रूफ वगैरह सब ये सारे आप देख सकते हैं, मैं तब तक आपको बता देता हूं। और कोर्स एक्सपेंसेस शेड्यूल गिवन बाय इंस्टीट्यूशन, मतलब आपका जो फीस स्ट्रक्चर होना है आपके नाम से कॉलेज ने देना चाहिए। तो आप अंडरटेकिंग लेटर इन एब्सेंस ऑफ पैन भी, यहाँ पर अगर पैन कार्ड नहीं हुआ तो अंडरटेकिंग लेटर देकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, जो मैं रूल बता रहा था, बैंक अकाउंट डिटेल, नो नीड टू हैव अकाउंट इन दैट बैंक, ये रूल है, लेकिन फिर भी कॉलेज बैंक नहीं मानेगा। फिर दूसरी चीज है कि अगर सिबिल स्कोर फादर का खराब है, सिबिल स्कोर अगर फादर का खराब है तो उस बच्चे को रिजेक्ट किया जाता है, जबकि अगर किसी के फादर ही नहीं है तो क्या उसको एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा? तो ये सिबिल स्कोर खराब होना, ये होना, ये सारी चीजें बैंक की अपनी मनमानी होती है, तो उसमें थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा आपको। अगर वहां पर अगर ऐसे कुछ होता है तो उसके लिए आप आरबीआई को मेल कर सकते हैं। मुझे 6 साल पहले का 7 साल हो गए, अच्छी तरह से याद है, एक बैंक था, बैंक का नाम नहीं लेता, उनको जब वो बच्ची गई एजुकेशन लोन के लिए, वहां पर उसने कहा, तो उसने कहा फादर क्या करते हो, तो उसके फादर एक आचार्य थे, बावर्ची, तो बोले फिर रीपे कैसा करोगे? तो बच्ची मेरिटिशियस थी, उस 10th में बोर्ड में आई थी, 12th में बोर्ड में आई थी, और उसको टीएफडब्ल्यूएस से एडमिशन मिला था, मतलब उसकी फीस भी खाली उसको हॉस्टल के लिए लेना था, और वो भी बहुत कम, 3 लाख का उसको लोन चाहिए था। तो उसके लिए भी उसको उसने सुनाया और उसका कहा इस तरह से, मैंने उसकी आरबीआई में कंप्लेंट की थी। बाद में 2 दिन के अंदर, पता नहीं क्या आरबीआई ने उनको क्या कहा, वो बैंक मैनेजर उस बच्ची के घर गया और वहां से उनको बैंक में लाकर साइन करा के 1 दिन में लोन डिस्बर्स किया। तो ये आपका राइट है, आप उसको घबराइए नहीं। जैसे कि अभी आपने एडमिशन के लिए, आप में से कितने सारे लोगों से कॉलेज ने ज्यादा पैसे लिए। एक एमबीबीएस का कॉलेज है, अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि पब्लिक ये है, मुझे उस कॉलेज में जाना भी पड़ता है, बाद में पता चल जाता है कि मैंने किस कॉलेज के बारे में क्या कहा। लेकिन पेड प्रोग्राम में मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, पेड काउंसलिंग केस में, उसने एक परसों तक, 3rd राउंड का रिजल्ट लगने तक जो फीस स्ट्रक्चर रखा था वो अलग था, और जैसे रिजल्ट लगा 3rd राउंड का एमबीबीएस बीडीएस का, और रिपोर्टिंग 4 तारीख तक करनी है, और फीस स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पहले 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट था, अब 3 लाख हो गया, मेस चेंज हो गई, बहुत सारी चीजें। तो इस तरह कॉलेज जब करते हैं तो बैंक वाले क्यों नहीं करेंगे? और नेशनलाइज बैंक में जो बैंक मैनेजर होता है उसको ऐसा लगता है कि वो अपने
पूर्वजों का पैसा आपको दे रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा आप जब जाते हैं लोन लेने तो कोई तो इस तरह से झुक कर मत जाइए, थोड़ा सा कीजिए, ये आपका राइट है और इसके लिए आपको जो रूल्स रेगुलेशन है उसको समझने पड़ेंगे। पहली बात तो क्या है कि आपने एक बार विद्या लक्ष्मी एजुकेशन का एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो आपको फिर उसमें एडिट नहीं करने आएगा। और 3 बैंक इसलिए नहीं डालना है क्योंकि अगर आप 3 बैंक डालते हैं, पहले बैंक में कुछ प्रॉब्लम आता है, आपको हाँ कह के लटका रहा है, टाइम नहीं दे रहा या फिर आपको देना नहीं चाह रहा, तो फिर आप दूसरे बैंक में जा सकते नहीं, तीसरे बैंक में भी जा सकते नहीं, क्योंकि जब तक पहले बैंक वाला ऑनलाइन पे रिजेक्ट करके ऐसे लिखेगा नहीं, तब तक आप दूसरे बैंक में नहीं जा सकते। अब वो जब रिजेक्ट लिखेगा फिर आप दूसरे बैंक में जाओगे तो वो पहले पूछेगा कि पहले बैंक ने रिजेक्ट क्यों किया। इसलिए एक ही बैंक डालिए, उसको पूछ कर डालिए ताकि आपको ये बाद में ये तकलीफ ना हो। तो इसमें आप देखिए, रॉन्ग यूनिवर्सिटी, रॉन्ग ब्रांच और बैंक आपकी अगर डाल, इसमें थोड़ा सा गलती ना करें, बाद में एडिट नहीं होता। सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। 1% रिबेट गर्ल्स के लिए यहाँ पर बहुत सारे बैंक देते हैं। इनकम टैक्स में भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं उसका इनकम टैक्स एक्ट 80E के तहत आप अगले 8 साल तक उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और बैंक क्या करता है कि जो कुछ आपके इसमें प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट क्वेरी है या कुछ अलग है या कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उसको विद इन 15 डेज आपने रिप्लाई देना है। अगर 7.5 लाख से कम है और अगर 7.5 लाख से ज्यादा है तो विद इन 30 डेज में आपने बैंक को रिप्लाई देना जरूरी है। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं फिर चुपचाप बैठ जाते हैं, अभी तक बैंक का फोन नहीं आया, मेल नहीं आया, फोन नहीं आया, जबकि मेल चेक नहीं करते और मेल में भी कुछ आया नहीं है, तो फिर भी आपने क्या करना है, जो पोर्टल जो है विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर, वहां पर वो रिमार्क्स होता है कि वहां पर लिखा होता है कि आपको यहाँ पर ये सबमिट करना है और आप वो विद इन टाइम नहीं करोगे तो फिर क्लोज रिमार्क आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। अब ईएमआई का एक एग्जाम्पल लिखिए कि 1700 रुपए आपका, अगर 1 लाख रुपए के लिए 1700 का ईएमआई आपको, अगर 7 ईयर्स का टेनोर अगर आप लेते हैं। ठीक है। फॉर अब्रॉड स्टडी लोन यू कैन गेट अप टू 15 ईयर्स रीपेमेंट पीरियड, लेकिन वो अब्रॉड के लिए फिर आपको बैंक भी उस हिसाब से करनी होगी। 7 to 10% will be charged for from disbursement date, but you have to pay after 6 months of completion of course। तो मैंने कहा ना, मोरेटोरियम पीरियड पर आप हॉलीडे पे चले जाते हो, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए, आप एजुकेशन लोन लोगे तो बैंक आपको क्या करेगा, बैंक आपसे कहेगा कि आप अगले मंथ से इंटरेस्ट पे कीजिए, जबकि रूल्स में वो भी नहीं है, क्योंकि इसका सिंपल फॉर्मूला है, स्टूडेंट को जो एजुकेशन लोन दिया गया है बैंक की तरफ से, स्टूडेंट पे किसी तरह का बर्डन ना हो स्टडी के कोर्स कंप्लीट होने तक, न प्रिंसिपल अमाउंट का और न इंटरेस्ट अमाउंट का। फिर भी बैंक पेरेंट्स कहता है कि मराठी में कहते हैं ना, तुमचं डोक्यावरचं ओझं खांद्यावर येईल, तो ऐसा कह के इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, तो उसको भी मना कीजिए। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक है। तो अब इसमें जो भी आप लोन ले रहे हैं इसमें सब्सिडी भी होती है। CSIS ये स्कीम है, सब्सिडी का नाम है सेंट्रल स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट सब्सिडी बाय इंडियन बैंक एसोसिएशन, IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कैनरा बैंक को बनाया गया और कैनरा बैंक के थ्रू आपको, तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको कैनरा बैंक में जाना है। तो मोरेटोरियम पीरियड मींस क्या होता है, कोर्स पीरियड आपका 4, समझो MBBS कोर्स है आपका 4.5 साल का, प्लस 1 ईयर, मतलब 5.5 साल का कोर्स है, प्लस 1 ईयर और 6 मंथ आफ्टर गेटिंग जॉब विच एवर इज अर्लियर, तो 6 मंथ ही पकड़ लीजिए। तो ये जो सब्सिडी होती है इसमें क्या होता है, फैमिली इनकम 4.5 लाख लिखा हुआ है लेकिन 8 लाख हो चुका है। टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज के अब्रॉड के लिए ये सब्सिडी नहीं मिलती और सब्सिडी आप एक ही बार ले सकते हैं, या तो यूजी में ले सकते हैं या फिर पीजी में ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होता है, आपका बैंक का एक एग्रीमेंट बनता है और वो एग्रीमेंट बहुत सारे केसेस में मैंने कहा देखा है कि बैंक उसको सब्सिडी के लिए हाँ कह देती है, लेकिन जो एग्रीमेंट होता है वही नहीं बनाती है और पेरेंट भी एग्रीमेंट देखते हैं, बस लोन मिल गया चलो। तो आप ऐसा ना करें। 10 लाख रुपीस तक का अगर आपका लोन है तो तब तक वहां तक आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो बेनिफिट क्या होता है, तो मोरेटोरियम पीरियड जो होता है वो देखिए, बेनिफिट यहाँ पर रेड में लिखा हूं मैंने, फुल इंटरेस्ट सब्सिडी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोरेटोरियम। मतलब अगर आपका लोन 10 लाख रुपए के अंदर का है और आपको उस पर जो भी इंटरेस्ट लग रहा है, तो अब वो इंटरेस्ट तो लगता रहेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट पे कौन करेगा, IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन के एम्बेसडर बैंक कैनरा बैंक आपको पे करेगी। और किसमें क्या पे करेगी, आपका पूरा इंटरेस्ट सब्सिडाइज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए लोन आपका जो है 10 लाख के
अंदर का होना चाहिए। फिर ये पढ़ो प्रदेश स्कीम तो बंद हो गई है, चलिए उसको आगे बढ़ते हैं। फिर और एक स्कीम है डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम फॉर अब्रॉड स्टडी। अब विद्या लक्ष्मी जो है, यहाँ पर देखिए विद्या लक्ष्मी जो है, सॉरी, ये जो CSI स्कीम जो है ये अब्रॉड के लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम जो है वो अब्रॉड के लिए है। और इसमें क्या होता है, ओनली फॉर मास्टर्स एंड एमफिल, मतलब यूजी के लिए है क्या, तो नहीं है, ये स्कॉलरशिप सिर्फ पीजी के लिए होती है। तो इसको भी मैं आगे, अच्छा पीजी का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, तो अभी आप यूजी कीजिए, बाद में पीजी के लिए मेरे पास आइए। अब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए भी होता है मौलाना आजाद एजुकेशन लोन, जो जैसे मैंने कहा कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी जो महाराष्ट्र के इस कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं 6 कम्युनिटी से, तो उनको मात्र 3% पर 5 लाख रुपीस तक का एजुकेशन लोन मिलता है। लेकिन अब डिफरेंस देखिए, एजुकेशन लोन आपको मौलाना आजाद से मिलेगा 3% पर, बैंक से मिलेगा 10% पर बैंक में 7.5 लाख तक आपको कोलैटरल या गारंटर की जरूरत नहीं है। बट यहाँ अगर आप 1 लाख का भी लेते हैं तो आपको कोलैटरल सिक्योरिटी देनी होगी और साथ में गारंटर भी देना होगा, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट का, और इसमें बहुत लेंदी प्रोसेस होती है, लेकिन फिर भी हो जाता है, ठीक है। अब और एक स्कीम है ओबीसी वालों के लिए जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ ओबीसी शैक्षणिक कर्ज ब्याज परतावा योजना। तो जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको एक बात ध्यान में रखिए कि जब आप ओबीसी की आप जब लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद में ये आप लोन को क्या करेंगे, इसकी वेबसाइट जो है महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडल की, यहाँ पर आप रजिस्टर करोगे और रजिस्टर करने के बाद में देखिए देशांतर्गत व परदेशी उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपये ते 20 लाख रुपये पर्यंत देण्यात येत आहे। याकरिता अर्जदार विद्यार्थ्यांचे वय 17 ते 20, तसे यामध्ये एकूण वार्षिक उत्पन्न 8 लाखापेक्षा मर्यादित, तसे विद्यार्थ्याला 12वी परीक्षेत किमान 60% गुण। या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्याकरिता महामंडळाच्या संकेतस्थळावर नाव नोंदणी करावीच लागते। मतलब इसमें क्या होता है कि आप किसी भी ये महामंडल इसको कहा जाता है, कॉर्पोरेशन, तो आपको यहां से लोन नहीं मिलेगा। जैसे मौलाना आजाद से लोन मिलता है, वो बैंक नहीं है, कॉर्पोरेशन है, लेकिन वो वहां से लोन डिसबर्स होता है। ये जो ओबीसी महामंडल जो है, मागासवर्गीय महामंडल इसको हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में, तो इसमें क्या होता है कि ओबीसी के लिए अगर आप जो भी बैंक से लोन लेते हैं तो आप यहाँ पर अपने को रजिस्टर करवाइए। इसके बाद में 5 साल के बाद में जब आपका पहले साल का ईएमआई 12 महीने के पूरे पे करोगे, फिर उसकी स्टेटमेंट निकालनी है और स्टेटमेंट में आपका प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अलग अलग लिखा होगा। तो जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है वो पूरा इंटरेस्ट आपको वापस मिलेगा स्टूडेंट के आधार कार्ड लिंक बैंक अकाउंट पर। मतलब क्या होगा, पहले साल आपने या अभी लोन लिया, आपने एजुकेशन लोन 5 साल तक आपने उसको यूज किया, 5 साल के बाद में आप 1 साल में रीपे करोगे, रीपे करने के बाद उसके स्टेटमेंट निकालकर वहां पर दोगे, तो जितना भी आपने रीपे इंटरेस्ट किया वो पूरा इंटरेस्ट आपको वापस मिलेगा। तो इसका मतलब ये कौन सी स्कीम हो गई, 0% इंटरेस्ट वाला लोन। तो ये 0% इंटरेस्ट अगर कहीं पर लगता है तो यहां पर लगता है, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप आपको जरूर जाना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट के हो गए। अब जो प्राइवेट स्कॉलरशिप, जो आपको जैसे प्राइवेट स्कॉलरशिप मिलती है तो प्राइवेट लोन भी तो आपको मिलते हैं। तो कॉर्पोरेट जगत में जैन टाटा एंडोमेंट लोन स्कॉलरशिप फॉर अब्रॉड स्टडी। अब जो बच्चे अब्रॉड को जा रहे हैं, लेकिन ये पीजी के लिए स्कॉलरशिप होती है, यूजी के लिए अब वो इस साल शुरू करने जा रहे हैं। किया होगा तो भी आप उनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सके, या मैं ग्रुप में स्कॉलरशिप एजुकेशन लोन का आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे सारे अपडेट मेरे आते रहते हैं। 10 लाख रुपए तक का एट द रेट ऑफ 2%, इंटरेस्ट रेट आपका कितना होगा 2%। उसी के साथ में केसी महिंद्रा इंटरेस्ट फ्री लोन स्कॉलरशिप, अब ये होती है मैक्सिमम 8 लाख पर स्कॉलर अवॉर्डेड टू द टॉप 3 केसी महिंद्रा फेलोज, और मैक्सिमम 4 लाख पर स्कॉलर अवॉर्डेड टू रिमेनिंग सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स। इसका यहाँ पर ये वेबसाइट है, मैं ग्रुप पर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो वहां पर से आप उस पर अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करने के बाद में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इन द फाइनल ईयर ऑफ द डिग्री कोर्स और दोज अवेटिंग रिजल्ट्स आर आल्सो एलिजिबल, स्टूडेंट्स प्लानिंग टू परस्यू मास्टर्स पीएचडी डिग्री एट टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशन
स्टार्टिंग फॉल सेमेस्टर, मतलब पीजी के लिए, लेकिन यूजी को भी मिलता है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है बेस्ट वे टू फंड योर स्टडी अब्रॉड, अप्लाई ऑनलाइन फॉर स्टडी अब्रॉड एजुकेशन लोन विथ और विदाउट कोलैटरल, ये vmakescholars.com। तो अभी जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आप लोगों को अब्रॉड के लिए जो जा रहे हैं, तो अगर आपको एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा, तो vmakescholar एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हैदराबाद से ऑपरेट करती है। मैं उनके ऑफिस पर भी गया था, मेरे उनसे अच्छी खासी बहुत सारे लोन उन्होंने कराए हैं। तो ये आईटी मिनिस्टर से सपोर्टेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इनका मोटिव एक ही है कि अब्रॉड एजुकेशन लोन को अनबायस्ड करना है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ये अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बैंक आपको डिनाई कर रही है या फिर डिले कर रही है, आपके सारा कुछ सही है लेकिन नहीं हो रहा, या फिर सिविल में प्रॉब्लम है और बैंक और गारंटी मांग रही है, एक्स्ट्रा गारंटी वगैरह, तो इस केस में फिर क्या है, आपको वीमेक स्कॉलर्स उसी बैंक से या फिर उस बैंक के बजाय दूसरे किसी नेशनलाइज्ड बैंक से आपको लोन सैंक्शन करा के देगी, और इसके अगेंस्ट में वो 0.5% या 1% या 0.75% और कभी कभी 1.25% सर्विस चार्ज लेती है। तो इसको भी ध्यान में रखें कि थोड़ा बहुत फिर आपको खर्चा वहां पर बढ़ाना पड़ेगा। और तकरीबन आप उसकी वेबसाइट पे देखेंगे तो 14 प्लस बैंक है, पब्लिक और प्राइवेट, जिसमें एचडीएफसी, एक्सिस वगैरह भी आती है, तो वहां से भी आपको कराकर देते हैं। इसके लिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन रिक्वेस्ट अ कॉल बैक फ्रॉम द टीम थ्रू वेबसाइट। आपने इस वेबसाइट पे जाना है vmakescholars.com पर, वहां पर कॉल बैक बुक करना है, आपको कॉल आ जाएगा, फिर आप डिटेल आपसे ली जाएगी, आप पूरा अपनी रिक्वायरमेंट बता दीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। अच्छा, ये जो जीआर वगैरह जितने भी आ रहे हैं, तो इस जीआर में आप देखिए इनकम तो सबकी 8 लाख के ऊपर है इनकम क्राइटेरिया का, लेकिन बाकी क्या है कि मेन जीआर जो था कि वो इस पर था कि आपका जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ये करना है कि जो भी डिस्काउंट आपको मिलेगा एडमिशन के टाइम पर, लेकिन फिर भी कॉलेज नहीं मानते, तो फिर इसके लिए आप में से सारे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिन कॉलेज ने अगर आपको एडमिशन के टाइम पर स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं दिया, उनके नाम मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आप सब लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरा नंबर भी यहाँ पर शेयर किया गया है, तो उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि तो एक जो भी लीगल जो भी कंप्लेंट्स करनी है वो आइडियल टीम के थ्रू हो जाएगी। क्योंकि इसके पहले भी जैसे आप छत्तीसगढ़ का देखेंगे, वहां पर हुआ था, हम बहुत सारे लोगों ने, हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। जो ज्यादा पेमेंट लिया जाता था वो सब वापस देने के लिए कोर्ट का ऑर्डर हुआ। फिर उसी तरह पिछले साल भी कोर्ट की ऑर्डर थी कि 50,000 रुपए से ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेना है, बावजूद उसके 3 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने जैसे कहा एक कॉलेज ने शुरू किया। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो ये था पीपीटी एजुकेशन लोन और स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग। मुझे पता है कि आपके क्वेश्चंस बहुत सारे रहेंगे, तो हम पहले क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन चैट बॉक्स में कोई ना लिखे, अभी हैंड रेज करें। उसके पहले मैं आपको वन बाय वन एक एक चीज दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये आपकी महाडीबीटी की वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपका जो डिपार्टमेंट है वो है मेडिकल एडमिशन, कहा गया महाराष्ट्र पोस्ट मेडिकल ट्राइबल डायरेक्टर ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हाँ, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। तो इसमें फिर आपको राष्ट्रीय छात्रवृत्ति ईबीसी स्कॉलरशिप, पंजाब देशमुख वसति गृह, फिर एजुकेशन में गर्ल्स की स्कॉलरशिप, इसके साथ में फिर आपको बाकी जो, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको फिर ओबीसी के लिए अलग से स्कॉलरशिप आएगी, फिर वो ओबीसी का वेलफेयर डिपार्टमेंट आएगा। तो यहाँ पर देखिए वीजे, एनटी, ओबीसी, एससीबीसी, एसबीसी, वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो ऐसे अलग अलग स्कॉलरशिप वगैरह सब आएंगे। तो इस पे पूरा 3 घंटा कम पड़ेगा समझाने के लिए, तो इसलिए बेटर है कि हम एक महाडीबीटी की वेबसाइट, फिर आपको जो दिखानी थी वो ये भी एक वेबसाइट देखिए, ये कौन सी है, बडी फॉर स्टडी। आप देखिए बडी फॉर स्टडी पे संतूर स्कॉलरशिप, पता है ना संतूर स्कॉलरशिप, हाँ मम्मी, फिर उसमें फिर कहा जाता है, अरे फिर तो ये संतूर स्कॉलरशिप आपने बहुत यूज किया होगा। तो फिक्स्ड स्कॉलरशिप अवार्ड 30,000 तक का है। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए कोटक कन्या स्कॉलरशिप, ये भी है। आर्किटेक्चर, डिजाइन, इंजीनियरिंग, लीगल, मेडिसिन के लिए भी 1.5 लाख पर ईयर है।
इसके साथ में हाँ, वो इस पर से याद आया कि अगर आपके पास बांधकाम कामगार कार्ड है तो आपके लिए 1 लाख रुपीस तक की स्कॉलरशिप होती है। जेके टायर, आप जो व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो सकता है जेके टायर के हो गए। अब इतने टायर उसके इस्तेमाल करके करें आपने घिसे हैं तो 25,000 की स्कॉलरशिप मत छोड़िए ना, उसकी लीजिए। फिर मुस्कान स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये सीएसआर फंड के लिए इनिशिएटिव बाय वॉल्वो लाइन कमिंस प्राइवेट लिमिटेड, हर ये सारे स्कॉलरशिप हैं। विंग्स वुमन इंस्पायरिंग ग्रोथ स्कॉलरशिप है, बहुत सारे स्कॉलरशिप, रोल्स रॉयस। फिर ये देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ करते जा रहा हूँ, महिंद्रा बिग बॉस, फिर बहुत सारे स्कॉलरशिप है, आप जितने चाहे स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। कोलगेट कीप इंडिया स्माइलिंग, ये तो हर साल की स्कॉलरशिप है, तो ये इसका हो गया। फिर अगर आप देखते हैं तो विद्या सारथी, अभी मैंने बड़ी फॉर स्टडीज दिखाया, अब ये विद्या सारथी एस्ट्रल फाउंडेशन कौन सा है, एस्ट्रल फाउंडेशन उनकी स्कॉलरशिप है। ब्रॉज देखिए, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप ब्रॉज अवेलेबल स्कीम। अब अवेलेबल स्कीम में देखिए यहाँ पर आपको दिखाएगा कितने स्कॉलरशिप अभी आज के डेट में। सिलेक्ट कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है, कोर्स सिलेक्ट करना है अंडर ग्रेजुएट का, कंपनी चाहे तो ये आरबीएल की है तो ये फिर आरबीएल का स्कॉलरशिप आ गया। अब इसमें फिर आप कंपनी छोड़ दीजिए, क्लोज स्कीम में जाएंगे तो देखिए इतने सारे स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गए, अब क्लोज हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर कितने सारे स्कॉलरशिप, वाघ बकरी चाय, उसकी भी स्कॉलरशिप है। जेके लक्ष्मी सीमेंट, उसकी भी है। कौन सी कंपनी आपकी, आप जितने डेली लाइफ में प्रोडक्ट यूज करते हैं वो सारे के लिए स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। अब इसमें और एक चीज है, ठीक है, इसमें बाकी भी करियर टेस्ट वगैरह बहुत चीजें होती है, लेकिन उसमें मुझे नहीं जाना। लेकिन और एक है वीमेक स्कॉलर, वो भी मैं आपके लिए ओपन कर देता हूं। ठीक है, देखिए वीमेक स्कॉलर, बेस्ट वे टू फंड योर स्टडी अब्रॉड। अभी अब्रॉड स्टडी के लिए स्पेशली ये स्कॉलरशिप मिलती है। ये एसबीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे बैंक से रिलेटेड है और एजुकेशन लोन के लिए स्पेशल है। अगर आपकी इनकम अच्छी खासी है और ऑन पेपर है तो आपके लिए बेटर प्लेटफॉर्म है। उन सारे काम वो करेंगे, आप सिर्फ बैंक में जाकर पेमेंट लोगे, मतलब सिर्फ सिग्नेचर के लिए जाओगे, ठीक है। तो ये इस तरह से वो एक स्कॉलरशिप हो गई। फिर हाँ, विद्या लक्ष्मी पोर्टल, अभी विद्या लक्ष्मी ये एक बता देता हूं फिर मैं आपको। देखिए पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल फॉर अप्लाइंग एजुकेशन लोन, तो ये एक पोर्टल है, आप यहाँ से सारे चीजें देख सकते हैं। स्टूडेंट लॉगिन है, स्टूडेंट लॉगिन में फिर बैंक लॉगिन, मिनिस्ट्री लॉगिन, मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं। बैंक के लिए अलग एक्सेस दिया हुआ है, आपके लिए अलग एक्सेस है और मिनिस्ट्री के लिए अलग एक्सेस है। तो मिनिस्ट्री भी यहाँ पर देखती है कि स्टूडेंट के लिए प्रॉपर लोन जा रहा है या नहीं जा रहा, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर आप देखेंगे हाँ, loan amounts up to 7.5 lakh will be provided at 75% credit guarantee by the government of India to support bank to expand coverage। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत 75% क्रेडिट गारंटी दी जा रही है बैंकों को, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लोन मिले। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसमें हम जाने से अच्छा है कि अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ जाते हैं।